नमस्कार, मैं अजय कुमार। बैंक वित्तीय किस्म का कारोबार करते हैं। चूंकि वित्तीय किस्म का कारोबार करते हैं, इसलिए राष्ट्र की सीमा इन्हें रोक नहीं पाती है। एक जगह बैंक डूबता है तो इसका असर कई जगह पर पड़ता है, और अगर मजबूत देश की कोई मजबूत बैंक डूबती है तो धीरे धीरे पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम पर असर पड़ने की संभावना शुरू हो जाती है। महज 10 दिनों के भीतर अमेरिका और यूरोप में इतने मजबूत बैंक टूटे हैं कि पूरी दुनिया में बैंकिंग व्यवस्था को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सबसे पहले टेक स्टार्टअप के इन्वेस्टमेंट के लिए मशहूर अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक यानी सिलिकॉन वैली बैंक डूबा। उसके बाद अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा बैंक सिग्नेचर बैंक डूब गया। यह बैंक अपनी ज्यादातर डीलिंग क्रिप्टो करेंसी में करता था। इसके बाद अमेरिका की कई बैंकों की हालत पस्त होने लगी। यही आग स्विट्जरलैंड पहुंच गई। दुनिया की सबसे मजबूत बैंकों में से एक और 166 साल पुरानी स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े बैंक क्रेडिट स्विस की भी बिकावली शुरू हो गई। तो चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक और क्रेडिट स्विस जैसे बड़े बैंक कैसे डूब गए। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या फिर से 2008 की तरह आर्थिक संकट की संभावना दिख रही है। मार्च 10 के सप्ताह में अमेरिका के 3 बैंक डूब गए। सबसे पहले सिल्वर गेट बैंक डूबा, उसके बाद सिलिकॉन वैली बैंक डूबा, उसके बाद सिग्नेचर बैंक डूबा। सिलिकॉन वैली बैंक की संपत्ति तकरीबन 210 बिलियन डॉलर की थी। यह अमेरिका के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। सिग्नेचर बैंक की संपत्ति तकरीबन 100 बिलियन डॉलर की थी। अमेरिका के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना साल 1983 में हुई थी। इसकी स्थापना एक ऐसे बैंक के तौर पर की गई थी जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़ी स्टार्टअप कंपनियों के लिए बैंकर का काम करेगी। अमेरिका के 50% से ज्यादा वीसी फंडेड टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप का बैंक खाता सिलिकॉन वैली बैंक में मौजूद है। मोटे तौर पर समझिए तो टेक्नोलॉजी क्षेत्र के ऐसे स्टार्टअप जिनके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे वेंचर इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इस तरह से अमेरिका के तकरीबन 50% से ज्यादा टेक्नोलॉजी क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनियों का खाता सिलिकॉन वैली बैंक में मौजूद है। मतलब सिलिकॉन वैली बैंक आम प्रचलन में मौजूद बैंकों की तरह नहीं है, थोड़ा अलग है। इसके ग्राहक अमेरिका के अमीर लोग हैं जो या तो स्टार्टअप कंपनी के मालिक हैं या स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिस तरह भारत में यह नियम है कि अगर कोई बैंक डूबता है और बैंक में जमा कराने वाले लोगों का पैसा डूबता है तो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। मतलब अगर बैंक डूबेगा और किसी ने बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा की है तो उसे सरकार की तरफ से कम 5 लाख रुपए तो मिलेंगे ही। ठीक इसी तरह का नियम अमेरिका में भी है। इस नियम के मुताबिक $2,50,000 की लिमिट है। इस आधार पर अमेरिकी सिलिकॉन वैली बैंक में तकरीबन 93% ऐसे अकाउंट होल्डर हैं जिनका सिलिकॉन वैली बैंक में इतना पैसा जमा है कि अगर बैंक डूब जाएगा तो उनका पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा। टेक्नोलॉजी मामलों के जानकार बप्पा सिन्हा इस विषय पर आधारित न्यूज क्लिक के खास इंटरव्यू में बताते हैं कि साल 2008 के आर्थिक संकट से पहले अमेरिका का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट 5% के आसपास हुआ करता था। आर्थिक संकट के बाद फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट 0% के आसपास पहुंच गया। साल 2016 तक 0% के आसपास रखा गया, धीरे धीरे बढ़ा और साल 2019 में बढ़कर 3% के आसपास पहुंचा। फिर कोरोना का दौर शुरू हो गया, फिर से अमेरिका का ब्याज दर घटकर 0% के पास पहुंच गया। जैसे ही कोरोना महामारी का दौर हटा, फेडरल रिजर्व रेट साल 2022 में महज 1 साल में बढ़कर के 4.57% तक पहुंच गया। अमेरिका के इतिहास में केवल 1 साल में ब्याज दरों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी अप्रत्याशित घटना थी। सिलिकॉन वैली बैंक के ढहने का सबसे प्रमुख कारण यही है। यह तो बहुत ही तकनीकी बात हो गई है। अब इसे आसान तरीके से समझते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। जिस तरह से भारत में मनी सर्कुलेशन पर निगरानी रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक उसी तरह से अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब ब्याज दरें घटाती है तो इसका मतलब है कि बाजार में पैसे का प्रसार बढ़ेगा। कम ब्याज दर पर लोग ज्यादा पैसा लेने के लिए बैंक के पास पहुंचेंगे। जिन्हें अपने काम के लिए कर्ज की जरूरत है वह कर्ज लेने के लिए पहुंचेंगे। ब्याज दर बढ़ा देने से ठीक इसका उल्टा असर होता है। बाजार में मनी सर्कुलेशन कम हो जाता है,
बैंक से पैसा निकालना कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट पहले के मुकाबले कम हो जाता है। रिजर्व बैंक को जब लगता है कि बाजार में पैसे की सप्लाई कम है और निवेश की जरूरत है, मंदी की स्थिति है, तो रिजर्व बैंक ब्याज दरें कम कर देती है। जब लगता है कि पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा है, महंगाई को कंट्रोल करना है, तो रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ा देती है। ठीक यही जुगाड़ अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक भी अपनाता है। साल 2008 में जब मंदी की स्थिति थी और बाजार में पैसे की सप्लाई की जरूरत थी, तो बाजार दर को घटा करके जीरो तक ले जाया गया। इस दौरान जिन्हें अपने कंपनी को चलाने के निवेश लेना था, उन्होंने खूब निवेश हासिल किया। चूंकि ब्याज दर पर पैसा मिल रहा था, तो स्टार्टअप कंपनी ने भी खूब पैसा उठाया। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि सिलिकॉन वैली बैंक में उन्हीं का खाता सबसे ज्यादा है जो या तो टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक हैं या टेक्नोलॉजी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी इस दौरान सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिट खाते में ढेर सारा पैसा जमा हुआ। जब पैसा जमा हुआ तो सिलिकॉन वैली बैंक ने अमेरिकी सरकार के बॉन्ड में बहुत बड़ा निवेश किया। आगे बढ़ने से पहले बॉन्ड और ब्याज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बॉन्ड एक तरह के कर्ज का दस्तावेज होता है। मान लीजिए कि बैंक ने $100 में सरकार का एक बॉन्ड खरीदा। जिस समय सरकार का बॉन्ड खरीदा उस समय 1% इंटरेस्ट रेट था, लेकिन जैसे ही समय बीता, फेडरल रिजर्व ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर 1% से 4% बढ़ा दिया। यानी $100 इन्वेस्टमेंट करने पर 4% ब्याज मिलेगा। तो कोई वैसे बॉन्ड में क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा जिस पर 2% ब्याज मिलता है? यानी जिस बॉन्ड में $100 इन्वेस्टमेंट करने पर 2% ब्याज मिल रहा है, उस बॉन्ड की कीमत कम करने पर ही किसी के लिए मुनाफे की संभावना बन सकती है। इसलिए जैसे ही बाजार दर बढ़ता है और घटता है, बॉन्ड का बाजार मूल्य भी बदलते रहता है। इसलिए जैसे ही बाजार दर बढ़ता है और घटता है, तो बॉन्ड का बाजार मूल्य भी बदलता रहता है। अगर बाजार दर बढ़ेगा तो बॉन्ड का बाजार मूल्य कम होगा, और अगर बाजार दर घटेगा तो बॉन्ड का बाजार मूल्य बढ़ेगा। अब हुआ यह था कि सिलिकॉन वैली बैंक ने बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यानी सरकारी बॉन्ड में निवेश किया था। तब निवेश किया था जब फेडरल रिजर्व की ब्याज दर 0% के आसपास हुआ करती थी। कोरोना के बाद महंगाई कंट्रोल करने के लिए 0% बढ़कर के 4% के आसपास पहुंच गया। जैसे ही ब्याज दर बढ़ रही थी, वैसे ही बॉन्ड की कीमत कम हो रही थी। साथ में जिन टेक्नोलॉजी कंपनियों को सिलिकॉन वैली की तरफ से फंडिंग की गई थी, वह केवल पैसा निकालने का काम कर रही थी, पैसा कमाकर जमा नहीं करवा रही थी। अमीर लोगों का यहां पर पैसा जमा था। बप्पा सिन्हा बताते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में तकरीबन $91 बिलियन का निवेश किया था। फेड इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से इस बॉन्ड की कीमत में तकरीबन $15 बिलियन की गिरावट दर्ज की जा चुकी थी। यानी सिलिकॉन वैली बैंक के बॉन्ड के हिसाब से देखा जाए तो इस बैंक का दिवाला निकल चुका था। जैसे ही सिलिकॉन वैली बैंक ने मार्च में इस बात की घोषणा की कि उसने $91 बिलियन के बॉन्ड में से तकरीबन $21 बिलियन के बॉन्ड बेच दिए हैं और उस बेचे हुए बॉन्ड पर $1.8 बिलियन का नुकसान हुआ है, इस घोषणा के बाद ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट अपने कंपनी से कहने लगे कि इस बैंक से पैसा निकालिए। बैंक से पैसा निकलना शुरू हुआ और मार्च 9 को एक ही दिन तकरीबन $42 बिलियन पैसे की निकासी हुई। बैंक का सारा पैसा खत्म हो गया, बैंक आउट ऑफ कैश चली गई। तब जाकर अमेरिका की केंद्रीय बैंक ने, फेडरल रिजर्व बैंक ने इस बैंक को संभाला। अब बात करते हैं क्रेडिट स्विस बैंक की कि वह कैसे डूबी। यह स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक तो है ही, साथ में दुनिया के इतिहास में अब तक के सबसे मजबूत बैंकों में से एक है। मगर इस बैंक की भी धीरे धीरे स्थिति कमजोर होने लगी। इसमें निवेश करने वाले निवेशकों का भरोसा टूटने लगा। अब कभी ना कभी आप सबने इस बात को सुना होगा कि अपनी वैसी कमाई जिसे लोग किसी को बताना नहीं चाहते हैं, स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करते हैं। यह बात सब लोग जानते हैं कि स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिक्रेटिव बैंकिंग प्रैक्टिस के माध्यम पर टिका हुआ है। क्रेडिट स्विस बैंक में भी दुनिया भर से ऐसे पैसों का भंडार जमा है। क्रेडिट स्विस बैंक वेल्थ मैनेजमेंट का भी काम करता है, यानी बहुत अमीर लोगों के क्रेडिट स्विस बैंक में इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनके पैसे को वहां पर लगाया जाए जहां से उन्हें अच्छी खासी कमाई हो। अगर ढंग की जगह इन्वेस्टमेंट होगा
तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी अमीरों को अच्छी खासी कमाई होगी, और अगर ढंग की जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, तो अमीरों का भरोसा टूटता चला जाएगा। क्रेडिट स्विस बैंक के साथ यही हुआ है। क्रेडिट स्विस के वेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा पैसा डूबा। क्रेडिट स्विस ने वहां इन्वेस्टमेंट किया जहां पैसा डूबने का खतरा था, जैसे कि क्रेडिट स्विस की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ग्रीनसील की कैपिटल पूरी तरह से डूब गई। जहां पर उसने इन्वेस्टमेंट किया था वह सब कुछ डूब गया। इस तरह के कई और उदाहरण भी हैं। कई सारे रेगुलेशन के नियमों का क्रेडिट स्विस ने उल्लंघन किया, बहुत बड़ी मात्रा में पेनाल्टी भी भरनी पड़ी। इन सबका नतीजा यह निकला कि क्रेडिट स्विस बैंक का मुनाफा कम होते चला गया, उसमें निवेशकों का भरोसा टूटता चला गया। साल 2020 में क्रेडिट स्विस की टोटल एसेट्स यानी कुल संपत्ति तकरीबन $820 बिलियन की थी। साल 2022 में यह घटकर के $351 बिलियन की रह गई। एक वक्त था जब क्रेडिट स्विस बैंक के प्रति शेयर की कीमत $70 से $75 हुआ करती थी। शेयरों की कीमत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी। साल 2022 में शेयरों की कीमत गिर करके महज 4.4% हो गई थी, यानी क्रेडिट स्विस की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। शेयरों की कीमत में इतनी गिरावट इतने बड़े बैंक के लिए अच्छी बात नहीं थी। अब जब क्रेडिट स्विस बैंक की स्थिति कमजोर होती जा रही थी तो क्रेडिट स्विस बैंक के जरिए जारी किए गए बॉन्ड की डिमांड भी बाजार में कमजोर होती जा रही थी। बॉन्ड की कीमत सस्ती होती जा रही थी। इस तरह से तमाम खामियों ने मिलकर के क्रेडिट स्विस की हालत को बहुत कमजोर बना दिया था। जैसे ही अमेरिका से यह खबर आई कि अमेरिका के 2 बड़े बैंक ढह गए हैं, वैसे ही इसका असर क्रेडिट स्विस पर भी पड़ा। क्रेडिट स्विस के लेनदारों को लगने लगा कि उनके बैंक की स्थिति बहुत कमजोर है, पैसा डूबे उससे पहले पैसा निकाल लेना चाहिए। एक ही हफ्ते के भीतर $10 बिलियन की निकासी हुई। खतरे की घंटी बहुत जोर से बज चुकी थी। क्रेडिट स्विस बैंक डूबे और इसका खतरा स्विट्जरलैंड के दूसरे बड़े बैंकों तक पहुंचे। इससे पहले स्विट्जरलैंड सरकार और स्विट्जरलैंड के रेगुलेटरों ने मिलकर के क्रेडिट स्विस को स्विट्जरलैंड के सबसे बड़ी बैंक यूबीएस को बेच डाला। इस तरह से महज 10 दिन के भीतर एक के बाद एक बैंकों के डूबने की खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। आर्थिक मामलों के जानकार एमको वेणु द वायर पर लिखते हैं कि अमेरिका में हाल फिलहाल जो बैंकिंग संकट दिखाई दे रहा है उसकी शुरुआत साल 2008 के आर्थिक संकट के बाद से देखी जा सकती है। उस समय फेडरल रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट $800 बिलियन के आसपास हुआ करती थी। कोरोना से पहले यह बढ़कर के तकरीबन $4.5 ट्रिलियन हो गई थी और कोरोना के बाद यह बढ़कर के $8.5 ट्रिलियन तक पहुंच गई। सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो डॉलर प्रिंट किया गया वह गया कहां? यह आम लोगों की जेब में नहीं पहुंचा, बल्कि स्टॉक मार्केट में निवेश किया गया, रियल एस्टेट में निवेश किया गया और सबसे बड़ी बात कि अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में निवेश किया गया। महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने जब 0 इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर के 5% कर दिया तो उन अमेरिकी बॉन्डों की कीमत जो 0% के आसपास के दर पर लिए गए थे वह बहुत कम हो गई। बैंक ढहने लगे। ज्यादातर अमेरिका के आर्थिक जानकार कह रहे हैं कि अगर फेडरल इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ा तो अमेरिका के बैंकों को और भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा तो महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। हाल फिलहाल तो केवल अमेरिका के बैंक संकट से गुजर रहे हैं। अगर धीरे धीरे स्थिति ठीक नहीं हुई तो अमेरिका का रियल एस्टेट, कमोडिटी मार्केट सब संकट में पड़ जाएगा। भारत पर असर को लेकर के आर्थिक जानकारों का कहना है कि इन बैंकों के डूबने पर भारत सरकार और भारत की बैंकिंग नियामक संस्थाओं ने कहा है कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था बहुत मजबूत है। अमेरिका और यूरोप में टूट रहे बैंकों का असर भारत पर नहीं पड़ेगा, मगर अगर असर की बात की जाए तो भारत में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किए गए वीसी फंड का तकरीबन 14% हिस्सा सिलिकॉन वैली बैंक के खातों में जमा है। अब यह पैसा डूबेगा तो इसका असर तो स्टार्टअप कंपनियों के रोजगार में कमी के तौर पर पड़ना तय है। ठीक इसी तरह से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत बड़ा कामकाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां करती हैं। भारत की बड़ी आईटी कंपनियों का 40 से 45% जो रेवेन्यू है केवल वह बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के सर्विस से आता है। अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिति कमजोर हो रही है तो विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी भारत की आईटी सेंटर के मुनाफे में कमी की संभावना जताई जा सकती है। जब कंपनी के मुनाफे में कमी होती है तो उसका असर आम लोगों पर पड़ता है, रोजगार की कटौती में दिखता है। कुछ जानकार कह रहे हैं कि उम्मीद है कि साल 2008 के आर्थिक संकट जैसी स्थिति पैदा ना हो, मगर जिस तरह से दुनिया का वित्तीय बाजार काम कर रहा है,
संभव है कि वैसी स्थिति फिर से लौट आए। इसके लिए वह टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टार्टअप कंपनी का जिक्र करते हुए बताते हैं कि जैसा कि सब लोग कहते हैं कि आने वाली दुनिया डिजिटल और एआई की दुनिया होने वाली है। हर उत्पाद और सेवा के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं। आप सब देखते होंगे कि ज्यादातर मोबाइल एप्लीकेशन की उत्पाद और सेवा छूट पर दी जाती है। मतलब स्टार्टअप कंपनियों के मालिक की तरफ से यह लालच दी जाती है कि वह उस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करता रहे। इस तरह की तिकड़म भिड़ाने का असर यह हुआ है कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र की ज्यादातर स्टार्टअप कंपनियां घाटे में चल रही हैं, मगर इसके बाद भी इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए कई पड़ाव को पार करती चली जाती हैं। नुकसान के बावजूद भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हासिल करती रहती हैं। इसका असर यह हुआ है कि वित्तीय बाजार फूलता जा रहा है, अपनी वास्तविक कीमत से बहुत ज्यादा कीमत पर दिख रहा है। मतलब पैसे का लगातार प्रसार है, मगर ना तो वास्तविक मुनाफा है, ना ही उत्पाद है, ना ही पैसे का बंटवारा सब में हो रहा है। यानी महंगाई की स्थिति लगातार बनी रहती है। अब जब महंगाई कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उसका असर वैसा ही दिखता है जैसा कि सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के कारणों में दिखा। इससे बचने का तरीका यही है कि ऐसी आर्थिक नीतियां बने जिससे बाजार में पैसे का संकेंद्रण, कंसंट्रेशन कुछ हाथों तक ना रहे। यानी कि जब डॉलर प्रिंट किया जाए तो सब लोगों तक पहुंचे, अर्थव्यवस्था में छद्म की स्थिति ना बने, बहुतेरे लोगों की तरफ से डिमांड पैदा हो, अर्थव्यवस्था ढंग से चले। यह तो होता नहीं है। उल्टा यह होता है कि बहुतेरे लोगों की जेब में बिल्कुल पैसा नहीं होता और कुछ लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि अर्थव्यवस्था में जरूरत से ज्यादा पैसे की स्थिति बनी रहती है। मतलब महंगाई की स्थिति बनी रहती है। इसे ठीक किया जाएगा तभी स्थिति सुधरेगी। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।